Hello friends, I am Pratibha Yadvanshi and welcome to our channel Improvement Academy। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जो भारत में नदियों वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने हिमालयी अपवाह तंत्र को कंप्लीट किया। उसके 3 पार्ट हम लोग ने पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों में दूसरा अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ चीज़ें जो हैं वो जाननी ज़रूरी है, जैसे कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। तो एस्चुरी जो है इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ज्वार नद मुख कहा जाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ज्वार नद मुख या एस्चुरी जो है वो होता क्या है। देखिए, जब नदियों के मुहाने जो होते हैं, ठीक है, नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाया गया मलबा। मुहाने का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाँ पे नदियाँ जाके ख़त्म होती हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कहीं से निकली और यहाँ पे वो इधर कहीं जाके ख़त्म हुई, तो ठीक है, वो उसका मुहाना जहाँ पे वो जाके ख़त्म होती है, जहाँ पे वो समुद्र से मिलती है। तो मुहाने पर समुद्र जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया मलबा समुद्र में चला जाता है, ठीक है। तब इस प्रकार के समुद्र और नदियों का जो मिलन बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ अगर किसी प्रकार का मलबा या कोई भी मटेरियल जो है उसको लेके आती है और उसको समुद्र तक पहुंचा देती है, मतलब वो जो चीज़ है, जो मलबा है, जो सामान है, या फिर कुछ भी चीज़ आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। मलबा मतलब मिट्टी हो सकती है वो, ठीक है, रेत हो सकते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो हो सकती है पानी के तेज बहाव में। वो चीज़ें यदि समुद्र में चली जाती है, ठीक है, तो ऐसे जो समुद्र होता है और ऐसी जो नदियाँ होती हैं उनका जो मिलन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? एस्चुरी कहलाता है। एस्चुरी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ज्वार नद मुख, ठीक है। अब कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो उसमें जो है प्रमुख नदियों का जो एग्जाम्पल है वो है नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये 3 नदियाँ जो है ना फ्रेंड्स, ये जो है एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो आपको उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब देख लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा जो है नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा कैसा होता है? उपजाऊ मृदा का निर्माण करता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो नदी जब बह के आती है तो नदी के साथ कुछ मिट्टी भी बह कर आती है, ठीक है। तो जब वो समुद्र से मिल रही होती है, ठीक है, उसके पहले जो नदी की धारा होती है वो मिट्टी के कारण कई भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। और कैसे आकार में हो जाती है? वो त्रिभुज के आकार में हो जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा जो है वो उपजाऊ मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। अब डेल्टा बनाने वाली नदियों के एग्जाम्पल हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अब देखिए सुनने में ऐसा लगता है हमको कि हिमालय जो है वो बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराना समय से है ये, ठीक है। लेकिन देखिए कि जो हिमालयी अपवाह तंत्र है ना, यह हिमालयी अपवाह तंत्र कहें या नदियाँ कहें, ठीक है, नदियों का अपवाह तंत्र, जो उसकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है वो अधिक पुराना है। मतलब प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है वो ज़्यादा पुराना है, किसकी अपेक्षा में? हिमालय की अपेक्षा में। अब प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हमें पढ़नी है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ठीक है। ये सारी जो है प्रमुख नदियाँ हमें पढ़नी है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में।
और दक्षिण भारत की नदियों में जो अपवाह तंत्र होता है, देखिए अब हम अपवाह तंत्र कह रहे हैं, ठीक है, हम लोग हमारे जो पिछली क्लासेस है नदियों वाली उसमें हम लोग देख चुके हैं कि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है ना। तो जो दक्षिण भारत की ये जो नदियाँ हैं ना, ये किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो वृक्षनुमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सेट में आया हुआ है, आप इसको अच्छे से विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो कैसा अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग जो है हमारी नदियां जो है समझते हैं उनको नेक्स्ट डायग्राम में। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, अब नर्मदा नदी जो है ना, सबसे पहले तो देखते हैं कि वो है कहाँ और निकलती कहाँ से, है ना। ये देखिए, ये जो ये ब्लू कलर से आप लोगों को दिख रही है ना, ये वाली, ये है नर्मदा नदी। ठीक है, ये है नर्मदा नदी, ये ब्लू कलर की। तो नर्मदा नदी की डिटेल यहाँ लिखी हुई है, देखते हैं। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है। ठीक है, और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। देखिए, ये भारत का ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, है ना। तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अब नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 13-12 किलोमीटर, मतलब 1312। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं टंग्स में याद रखने के लिए कि 13-12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो नर्मदा नदी है ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कितनी, कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, आप यहाँ पे इसको एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में केवल ये 1077 है और बाकी की जो है ये अन्य राज्यों में है। इसके साथ ही देखिए कि मध्य प्रदेश की इसे क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। अब देखिए, नर्मदा नदी जो है इसके कुछ पुराने नामों से भी जाना जाता था। ठीक है, अभी भी जाना जाता है, कुछ पुराने नाम कहते हैं इसे। तो कौन कौन से इसके पुराने नाम है, माँ रेखा, नर्मदा नदी को ही क्या कहा जाता है, माँ रेखा और मेकल सुता। ठीक है, माँ रेखा और मेकल सुता, ये जो इसके पुराने नाम हैं। अब देखिए, ये जो नर्मदा नदी है ना फ्रेंड्स, ये विंध्याचल, इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, और इसके दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। मतलब इन दोनों पर्वतों के बीच से होती हुई ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए कि जो इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो तवा नदी, तवा नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हिरन नदी, तिंदोनी नदी, वारना नदी, हथिनी नदी, शक्कर नदी, दुधनी नदी। ठीक है, इस तरीके से कुल 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। ठीक है, कितनी सहायक नदियां हैं, 41। अब देखिए, ये नर्मदा नदी हो गई। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि माही नदी के बारे में। ये देखिए, ये ऊपर विंध्याचल पर्वत है, ये जो रेड कलर से दिख रही है ना आपको, ये है माही नदी। तो ये माही नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत के समीप से निकलती है। देखिए यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश में धार के समीप जो विंध्याचल पर्वत है श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी मतलब पर्वतों की बहुत सारी श्रृंखलाएं। ठीक है, वहाँ से निकलती है माही नदी। अब माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 583 किलोमीटर। ठीक है, 583 किलोमीटर माही नदी की जो है कुल लंबाई है। अब देखिए, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, यहाँ से लगभग भारत और मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये ऐसे काल्पनिक हम मान लेते हैं ये। तो देखिए, ये रेखा को एक बार जब ये यहाँ से निकलती है माही नदी, तो जब यहाँ से जाती हुई एक बार यहाँ काटती है और फिर मुड़ के ये वापस इसी राजस्थान से होती हुई फिर वापस गुजरात की ओर जाती है, तब एक बार यहाँ काटती है। ठीक है, तो भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, माही नदी। ठीक है, अब माही नदी की कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं, कौन सी है, सोम, अनास, पनप।
ठीक है। ये नदियाँ जो है माही नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सहायक नदियों के टॉपिक से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप जितनी भी ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो विंध्याचल पर्वत से ये निकल गई माही नदी। अब हम लोग देख लेते हैं सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकल रही। तो ये है नीचे नर्मदा नदी के नीचे में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है ताप्ती नदी। ये देखिए, ये जो पिंक कलर से है ना, ये है ताप्ती नदी, ठीक है। और गुजरात के भड़ोच में जाके ये जो है मिल जाती है किससे, इधर अरब सागर में चली जाती है ना। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है ताप्ती नदी। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर। नदियों की लंबाई और नदियों की सहायक नदियाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पूर्णा नदी, निगरा नदी, बोरी नदी और पंजरा नदी, ठीक है। ये जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं किसकी, ताप्ती नदी की। चलिए देखते हैं और कुछ नदियाँ जो हैं वो हम लोग सेकेंड मैप में देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में और कौन कौन सी नदियाँ जो है, जो जैसे अभी हम लोग ने देखे थे जो अरब सागर में जाके मिल रही थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी में, इधर बंगाल की खाड़ी है ना, तो इधर साइड में जाके कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, या पूर्व की ओर या बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं इसको, कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोदावरी नदी के बारे में। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर से बनी हुई ना, ये है गोदावरी नदी, ठीक। तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये देख लेते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पहली, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पहली लंबी नदी, ठीक है। पहले नंबर पे जो है, ये सबसे पहले नंबर पे लंबी नदी है, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत मतलब यहाँ से ये जो नीचे ये वाला भारत का हिस्सा है, ये नीचे वाला जो दक्षिणतम भाग है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है। प्रायद्वीपीय आपको पता होगा कि क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे कहते हैं, कि भूमि का जो है वो हिस्सा जो तीनों तरफ से जल से घिरा है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अरब सागर आता है, नीचे हिंद महासागर आता है, और इधर क्या आता है, बंगाल की खाड़ी। मतलब ये भारत का जो हिस्सा है ये वाला, ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो जो भी भूमि का हिस्सा तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत के दक्षिणतम भाग, ये वाले भाग को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। ये दक्षिण साइड में है, ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा। वृद्ध यानी क्या होता है, बूढ़ा, ठीक है। तो बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है, गोदावरी को। इसको स्पेशल अच्छी तरीके से नोट करके लिखिएगा कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ये निकलती कहाँ से। देखिए, यहाँ पे कौन सा वाला राज्य है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिला है महाराष्ट्र का, और वहाँ के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और कितनी दूरी तय करती है, तो 1465 किलोमीटर। मतलब गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नदी है ना गोदावरी, ये इसकी जो नदी घाटी है, मतलब इसके किनारों पे जो है क्या होता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सभी चीज़ों के क्या है, भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे पे। अब देखिए कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, पैनगंगा, पूर्णा नदी, ठीक है, मंजरी नदी, प्राणहिता नदी और वर्धा नदी, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई हमारी गोदावरी नदी कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड जो दूसरी बड़ी नदी है वो है कृष्णा। देखिए, ये जो स्काई ब्लू कलर से दिख रही है ना आपको, ये वाली है कृष्णा नदी, ठीक है। अब कृष्णा नदी की डिटेल देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है,
ठीक है। कृष्णा नदी क्या है, देखिए सबसे पहले नंबर पे सबसे लंबी कौन सी है, गोदावरी, और सेकंड नंबर किसका लगता है, तो कृष्णा नदी का लगता है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और इधर आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ चले जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। कितनी है इसकी, 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, तो कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, डिंडी नदी और घाटप्रभा नदी, ठीक है। ये कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं किसकी, कृष्णा नदी की। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है, तो ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्यों के मध्य में चलता है। तो देखिए ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है, कृष्णा नदी। तो कौन कौन से राज्यों के मध्य चल रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, ये यहाँ महाराष्ट्र से निकली, तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों के बीच में कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। मतलब ये तीनों राज्य जो है कृष्णा नदी का जल सिर्फ अपने ही राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं, है ना। तो ये जल विवाद कब से चल रहा है, 1957 से, ठीक है, 1957 से चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग महानदी के बारे में। देखिए ये ग्रीन कलर से दिख रही है ना आप लोगों को, ये वाली है महानदी, ठीक है। तो महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पठार के सिहावा, ठीक है। अमरकंटक पठार के कहाँ से निकलती है, सिहावा से निकलती है। और सिहावा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो मतलब महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से, एक बार अच्छे से देखिएगा, अमरकंटक पठार के सिहावा, और सिहावा कहाँ है, छत्तीसगढ़, वहाँ से निकलती है। यह पाराद्वीप उड़ीसा के समीप जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। देखिए ये छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, छत्तीसगढ़ से ये निकली और यहाँ पे उड़ीसा के पाराद्वीप में आके यहाँ से बंगाल की खाड़ी में वो चले जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 851 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है कुल, 851 किलोमीटर। और ये जो है महानदी, इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, तो जोंक, ठीक है, लौंग, तेल, हसदेव नदी, मांड नदी, इव नदी और शिवनाथ नदी, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, जोक नदी, लौंग नदी, तेल नदी, हंसदेव नदी, मांड नदी, इव नदी और शिवनाथ नदी, ये सारी जो है वो महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग स्वर्णरेखा नदी, ये कावेरी नदी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। स्वर्णरेखा नदी को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में देखते हैं। तो कावेरी नदी, ये देखिए ये जो रेड कलर से दिख रही है ना आपको, ये वाली है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, किस राज्य की लोकेशन है ये, कर्नाटक। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले से के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक का एक जिले का नाम क्या है, कुर्ग, और वहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं, तो काबिनी नदी, भवानी नदी और अमरावती नदी, ये सब जो है कावेरी नदी। सो फ्रेंड्स ये हो गई कावेरी नदी। अब कावेरी नदी के बाद में हम लोग देख लेते हैं लूनी नदी। तो ये जो ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रही है ना, ये है लूनी नदी। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान के बाद वो गुजरात के समीप आते आते जो है वो लुप्त हो जाती है, ठीक है। और लूनी नदी को क्या कहा जाता है, सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि सॉल्ट रिवर किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी को, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी।
फ्रेंड्स आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को हमारी क्लास कैसे लगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ज़रूर आप लोग का सॉल्यूशन निकालेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और हमें कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।